जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीके के, और ये सारे टॉपिक्स DSSB के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का वीडियो जिसके अंदर हमने DSSB के 2019 से लेके 2021 तक के 500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। पार्ट नंबर 2 भी जल्द ही हम अपलोड कर देंगे और उसके अंदर भी हम नेक्स्ट 500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे। और दोस्तों आज मैंने आपके लिए यहाँ पर लिए हैं 4 टॉपिक्स। पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय रिजर्व बैंक। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगा। सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा भारत से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और पड़ोसी देश। तीसरा टॉपिक रहेगा संविधान समितियां और उनके अध्यक्ष। और चौथा टॉपिक हमारा रहेगा महाद्वीप और उनकी सर्वोत्तम चोटियां। ये सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला टॉपिक है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। इसके सारे फैक्ट्स हम जान लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। सेकंड पॉइंट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। थर्ड फैक्ट है आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे। तो ये थे सीडी देशमुख, याद रखना आपको ये। नेक्स्ट फैक्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्षों का, याद रखना आपको। नेक्स्ट, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो सभी को पता होगा, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी। तो ये अधिनियम था आपका भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट फैक्ट आपका आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा था। आज तक तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है। तो ये थे बेनेगल रामाराव जी, इनका जो कार्यकाल था वो सर्वाधिक था। नेक्स्ट, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। इन दोनों से क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या होती है और रिवर्स रेपो रेट क्या होती है। तो पहले हम देखते हैं रेपो रेट की डेफिनेशन। भारत में स्थित अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस दर पर कर्ज चुकाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट। ये डेफिनेशन है आपकी रेपो रेट की। नेक्स्ट आता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या है, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। यह डेफिनेशन है आपकी रिवर्स रेपो रेट की। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी जॉन हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे आपसे पूछा जाए तो ये थे सर ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है। तो ये रहता है आरबीआई के संरक्षण में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये है आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट, अब यहां से जो क्वेश्चंस बनते हैं विभिन्न नोट पर बने ऐतिहासिक स्मारक कौन कौन से हैं, यहां से भी DSSB क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर हम नोट देखेंगे, उनके ऊपर जो ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपको याद यहां पर होने चाहिए। फर्स्ट आता है 10 के नोट पर कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है, आपसे पूछा जाए तो सूर्य मंदिर। दूसरा है 20 के नोट पर कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है, तो ये है अशोक स्तंभ प्रतीक। थर्ड है आपका 50 के नोट पर है कर्नाटक का हम्पी। नेक्स्ट 100 के नोट पर है रानी की बाव। 10 के नोट पर है सूर्य मंदिर, 20 के नोट पर है अशोक स्तंभ, 50 के नोट पर है हम्पी कर्नाटक, 100 के नोट पर है रानी की बाव और 200 के नोट पर है सांची का स्तूप। नेक्स्ट देखते हैं 500 के नोट पर क्या है। 500 के नोट पर है दिल्ली का लाल किला। 2000 के नोट पर है मंगलयान। तो आपको ये सभी याद होने चाहिए। ठीक है, हमने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पार्ट नंबर 1 अपलोड किया था तो उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, कि 50 रुपए के नोट के ऊपर जो हम्पी है
वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो वो है कर्नाटक के अंदर। ठीक है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर के, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर बनते हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पर कवर करवाऊंगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो अलग चलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का वीडियो अलग चलेगा। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप ये सारे वीडियोस देख के जाओगे एग्जाम के अंदर, तो आप एग्जाम के अंदर जीके में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटवाओगे, बशर्ते आपको बस करंट अफेयर अच्छे से तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं एवं पड़ोसी देश। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर बनते हैं। भारत की कुल 15,200 किलोमीटर सीमा रेखा 92 जिलों और 17 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की कुल सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। काफी बड़ा डाटा पूछा जाता है आपसे। अगर तटीय सीमा पूछी जाए तो वो है 7516। अगर आपसे पूछी जाए प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा रेखा कितनी है, तो वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, तटीय सीमा जो है आपकी 7516 है, जो कि 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। और प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर। आपको ऑप्शन में दो, अगर आपसे पूछा जाए तटीय सीमा कितनी है, तो आपको ऑप्शन में प्रायद्वीपीय भारत की मिलेगी 6100 किलोमीटर और 7516 मिलेगा। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डाटा आपको अच्छे से कैप्चर कर लेना है माइंड के अंदर। नेक्स्ट, भारत के 5 एकमात्र ऐसे राज्य हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और जिनको अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा और तट रेखा स्पर्श नहीं करती हो। 5 राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये ऐसे राज्य हैं, इनसे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। आपसे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय रेखा सर्वाधिक लंबी है, तो वो है गुजरात की। अगर इसके बाद पूछा जाए तो वो है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये है त्रिपुरा। नेक्स्ट, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं और भारत की थल सीमा को जो स्पर्श करते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, ऐसे हैं जो भारत की थल सीमा को स्पर्श करते हैं। वो कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, भारत को कितने पड़ोसी देश उसकी सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, तो वो है 7। या भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो है 7। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान। और दोस्तों आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो लगती है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनता है। और दोस्तों सबसे छोटी अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं की बात की जाए तो वो लगती है अफगानिस्तान के साथ, केवल 80 किलोमीटर। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से देशों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो भारत के राज्यों के साथ लगती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के साथ दोस्तों भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ये 3 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लेह। ठीक है, तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा अपनी साझा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चीन के साथ भारत के 4 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अपनी सीमा साझा करते हैं। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है, चीन के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो वह 4। आपको यह पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य हैं वो। फर्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश, फिर आता है उत्तराखंड, फिर आता है सिक्किम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपका लेह। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। आपसे क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। DSSS इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ये नहीं पूछेगा वो कि कौन से राज्य की सीमा चीन के साथ लगती है, ऐसे नहीं पूछता वो ये पूछता है चीन के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। 3 ऑप्शन जो करते होंगे वो मिलेंगे और एक होगा जो नहीं करता होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है, बार बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट, नेपाल के साथ भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं?
पहला है उत्तराखंड, फिर है उत्तर प्रदेश, फिर है बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की सीमाएं नेपाल को स्पर्श करती हैं। नेक्स्ट, भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो उसके अंदर दोस्तों ऑप्शन के अंदर नागालैंड था। ठीक है, तो वही हमारा आंसर था। तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। चारों के चारों राज्य आपको याद होने चाहिए। भूटान के साथ 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अब आता है आपका म्यांमार। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, ये डाटा आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के साथ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाता है। केवल 80 किलोमीटर यह भारत के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करने वाला देश है वो अफगानिस्तान है। सबसे ज़्यादा अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, और वो है आपका लद्दाख। ठीक है, यह केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर की अपनी सीमा साझा करता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो ये है पाक जलडमरू मध्य, और पाक जलडमरू मध्य को पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका दूसरा नाम है, इसको भी आपको याद रखना है। और दोस्तों साथ ही में अगर आप DSSB के जूनियर क्लर्क के फी कलेक्टर के मॉक टेस्ट बाई करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9728275755 पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में स्थित है। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा स्थित है? मैकमोहन रेखा। और यह रेखा 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। यह भी काफी बार पूछा जाता है, शिमला समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1914 के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1886 में सर डुरंड द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा स्थापित की गई थी। डुरंड रेखा जो स्थापित की गई थी 1886 में सर डुरंड के द्वारा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थापित की गई थी, लेकिन फिलहाल ये जो रेखा है वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डुरंड रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो यह है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो वो है रेड क्लिफ रेखा, और इस रेखा का निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को सर सील रेडक्लिफ के द्वारा। ठीक है, तो तीनों आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा। और शिमला समझौता आपका हुआ था 1914 के अंदर। अब दोस्तों हमारा टॉपिक नंबर 3 आता है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान सभा की प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष। दोस्तों संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, और हमने जो हमारा पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया है उसके अंदर भी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। संघ समिति, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय समिति, मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर हमने पार्ट 1 के अंदर 3 आए हुए थे। एक तो सरदार पटेल किस समिति से संबंधित थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, ये चारों पूछे गए थे। ठीक है, तो इसीलिए टॉपिक यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियाँ। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं वो सारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है? नेपाल के अंदर। सेकंड है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एल्ब्रुस। एशिया महाद्वीप की एवरेस्ट, यूरोप महाद्वीप की है एल्ब्रुस। और क्वेश्चन इस टाइप से बना था,
जो हमने डिस्कस भी किया था, जो एल्ब्रूस है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो यह है रशिया के अंदर। नेक्स्ट, उत्तरी अमेरिका की सर्वोत्तम चोटी पूछी जाए आपसे, माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली, और ये कहाँ पर स्थित है, अलास्का पर्वत पर, और इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है एकांकगुआ, माउंट एकांकगुआ। उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका की है एकांकगुआ, और अफ्रीका की पूछी जाए माउंट किलिमंजारो। ऑस्ट्रेलिया की है कोसियुस्को, ऑस्ट्रेलिया की है कोसियुस्को, और अंटार्कटिका की पूछी जाए तो वो है विंसन मैसिव। ठीक है, एशिया की है एवरेस्ट, यूरोप की अल्ब्रुश, उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले और इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, दक्षिण अमेरिका की है कांगुआ, अफ्रीका की है किलिमंजारो, ऑस्ट्रेलिया की है कोसियुस्को, अंटार्कटिका की है विंसन मैसिव। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टॉपिक, ठीक है, जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं DSSB के द्वारा। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।